हमारी लड़ाई उस बीमारी के ख़िलाफ़ है जिसका नाम करप्शन है, और हम यही चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। सुनी सुनाई बातों पे फैसले नहीं करती, ये अदालत उज़्मा फैसले करती है तो सबूतों के और शवाहिद के बुनियाद पर करती है। कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की रिवायत 1993 से लेकर आज तक ये है कि उन पे नरम हाथ रखा जाता है। जो अक़लियती माइनॉरिटी फैसला है वो इस बात का सबूत है कि पीटीआई पाकिस्तान की माइनॉरिटी की अलामत है। पाकिस्तान में एक सियासी नुक्ता नज़र की अक़लियत की नुमाइंदगी करती है, लिहाजा उसको माइनॉरिटी जजमेंट ही मिला है। सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे इसको डिस्क्वालीफाई करो। उन्होंने क्या कौम से झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफा दे, और कम से कम तब तक दे जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती। हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। जो सबूत या शहादतें हमारे मुखालफों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की वो नाकाफी थी। उन दो जजों को ज़रूर सलाम करता हूं, दो सीनियर जजेस को, जिनने फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो चुका है। सीनियर जजेस का फैसला जो है वो प्रिवेल करता है जूनियर जजेस पर, और मेरी नज़र में वज़ीर आज़म को मॉरल तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, बिलाखिर आज पैनमा केस का फैसला आ गया। 20 करोड़ पाकिस्तानियों की नज़रें जिस फैसले पर लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही थी। आज जो फैसले का तनासुब है, 5 जजेस में से 3 ने वज़ीर आज़म को नाअहल करार नहीं दिया, बल्कि JIT में मामला भेजने की बात की है, और 2 जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब ने इख्तलाफी नोट जो है वो इसके साथ लगाया है और ये कहा है कि वज़ीर आज़म नाअहल हो गए हैं और वो सादिक और अमीन अब नहीं रहे हैं। और इसी हवाले से जो 3 मेजॉरिटी जजेस की जो डिसीजन आया है उसकी भी अगर हम बात करें तो उसमें भी जस्टिस एजाज अफजल जो है उन्होंने भी बाकायदा तौर पर कानूनी पहलुओं को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना को ही जो है वो इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। ये भी आपको बताते चलें क्योंकि 540 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला हमारे सामने आया है और इसमें कहीं पर भी कोई चीज़ वज़ीर आज़म या उनके अहले खाना के हक़ में या फेवर में नहीं है। अगर PMLN ये कहती है कि हमारे ख़िलाफ़ नहीं है तो उनके हक़ में भी नहीं आया है। 60 दिनों के अंदर अंदर JIT जो है ये प्रोब करेगी, तहकीकात करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिपोर्ट भी करती रहेगी। अब उसके लिए नया बेंच बनता है या यही जो मेंबरान हैं, यही जो ऑनरेबल जजेस हैं उस बेंच का हिस्सा होते हैं, ये भी पता चल जाएगा। 7 रोज़ के अंदर अंदर जो तमाम इदारे हैं वो अपने नुमाइंदों के नाम देंगे सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मंजूर करेगी। इसमें SECP, स्टेट बैंक, NAB जिसके हवाले से, जिसके चेयरमैन के हवाले से बाकायदा तौर पर आज ये कहा गया है कि वो नाकाम हो चुके हैं और जो तहकीकात करनी चाहिए थी उनको उन्होंने नहीं की। इसके अलावा MI और ISI के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होंगे। 5 जजेस का एक चीज़ पर तो आज हमने देखा है कि इत्तफाक था कि जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, वज़ीर आज़म या उनके अहले खाना के वकला की तरफ से सबूत शवाहिद पेश किए गए हैं उनको रद्द कर दिया गया है। कतरी ख़त मुस्तरद हो गया। मनी ट्रेल वज़ीर आज़म साहब या उनके बच्चे पेश नहीं कर सके। लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत जो है वो कहीं साबित नहीं कर सके और यही तमाम चीज़ें देखने के लिए अब JIT बनेगी। इस पर इमरान खान साहब और जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, ने तो वज़ीर आज़म से उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। साथ ही साथ दोनों जानिब अगर हम देखें तो दोनों ही पार्टीज़ इस वक्त इस फैसले को सेलिब्रेट कर रही हैं। PTI कहती है कि हमारे हक़ में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कहती है कि हमारे हक़ में है। जैसे ही शायद शॉर्ट ऑर्डर आया और उसी वक्त हमने देखा कि तमाम लोग अपने जो फतह का जश्न है वो मनाना शुरू कर चुके थे और मीडिया टॉक भी हम देख रहे थे। आज इन्हीं तमाम चीज़ों पे बात करते हैं और इस फैसले के मुज़मिरात, इसकी इम्प्लिकेशंस, जिस हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि दूरस असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की सियासत पर, इस निज़ाम पर,
वो क्या हो सकते हैं, बात करेंगे आज। सेनेटर गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर आइनी और कानूनी माहिर हैं, डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और फैसल वाउडा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में। पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपकी राय चाहूँगी, मुझे बताएं 540 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है, नॉट अ सिंगल वर्ड और नॉट अ सिंगल लाइन इन फेवर ऑफ PMLN, व्हाट एग्जैक्टली आर यू सेलिब्रेटिंग, किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इस्तदा जो थी, जो डिमांड थी इमरान खान की या सिराजुल हक की, वो थी नाहली के हवाले से। कम से कम वो नाहली का फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ ये एक किस्म की तो नून लीग की जो पिटीशन थी वहाँ पे तो उनकी जीत हो गई। बट 2 जजेस, 2 सीनियर फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं मानता हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि मैं खुद अब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता रहता हूँ, तो मैं उन चीज़ों को समझता हूँ। मगर आप जुडिशरी के हवाले से जब एक जजमेंट आती है, ठीक है, जो फैसला आया, उसके बाद फिर जो इस वक्त की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड की तरफ से, एक ने जो जुडिशरी के बारे में जो रिमार्क्स दिए और दूसरे ने जो बात की कि भाई अब मोरलिटी जो है वो नहीं बनती है और इस्तीफ़ा देनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब है। सर अच्छा एक सेकंड, आपने उनकी तो बात की क्योंकि PMLN से आपका ताल्लुक है, और आज एहसन इकबाल साहब ने एक बात की थी, फौरन ही आ गए वो डिफेंस के लिए मीडिया पे, और उन्होंने उन्होंने कहा कि PTI हर जगह माइनॉरिटी में है, आज जुडिशरी में भी माइनॉरिटी में नजर आई, ये तौहीन अदालत नहीं है? आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे भी 16 साल हो गए हैं इसी सुप्रीम कोर्ट में भी और इसी सियासत में भी, और एक एक लफ्ज़ जो है वो हर इदारे के बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए, और एहसन इकबाल साहब हमारे सीनियर हैं, ऐसी बात कम से कम हमें ये नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। हमें एक एक लफ्ज़ सोच समझ के, जो जुडिशरी का फैसला था हमारी तरफ से और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से पहले ही ये डिसाइडेड था कि जो भी फैसला आया एक लफ्ज़ बाय लफ्ज़ उसको कबूल करेंगे। अभी भी GIT की अगर बात की गई है, मैं समझता हूँ वो भी जो है GIT प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं है, वो GIT नाम वो भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज करेगी और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि केस 2 महीने अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना, ये मेरे ख्याल में ये ऐसी चीज फिर दोबारा ये सियासत नहीं। अब कम से कम सियासत जो है ना, अब आप सारा दिन अगर नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे तो लोग जमहूरियत से खफा होंगे। अब आप नेगेटिव पॉलिटिक्स, अगर मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ 2 सीनियर जजेस ये कह दें कि वो नाअहल हैं, सादिक और अमीन ही नहीं रहे, और सरकारी इदारों के एहलकारों के सामने GIT बनती थी सौलत मिर्जा के लिए, उजैर बलोच के लिए, सानिया बल्दिया टाउन पे, सानिया मॉडल टाउन पे, पेश हो रहा होगा GIT के सामने। दोनों जजेस का एहतराम करता हूं, मैं पर्सनली उनको जानता हूं, और क्योंकि इन दोनों से या शेख अजमत से मेरे अपने टर्म से मैं जानता हूं, मगर मेन चीज ये है कि जो डिसीजन जो आता है हमें हर चीज का GIT उन्होंने बनाई, मगर डिसीजन अगर आया जो भी आया डिसीजन आया हम उसका भी कदर करते हैं, उसका भी कदर करते हैं, मगर डिसीजन यही फैसला मुतवक्के था आप लोगों को? आपको लगता था ऐसा ही आएगा? दोनों तरफ से जो है जश्न का समा नजर आ रहा है दोनों के। देखिए, मेरा ख्याल था कि इसी तरह की कोई चीज़ होगी कि दोनों उसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारा ही जो, अगर आप गौर करें, जो हमारा असल में शुरू से मुतालबा रहा है, जो इनिशियली PTI भी उसमें साथ थी, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक ताकतवर कमीशन होना चाहिए, और वो हम इसलिए कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो बेंच था उसके पास तहकीकात करने का कोई इख्तियार भी नहीं था, और शायद इतना उनके पास मैकेनिज्म भी नहीं था, और यही सबब है कि उन्होंने फिर एक GIT बनाई है ताकि उसकी मज़ीद तहकीक की जाए। GIT इसलिए बनाई गई है ना। अब अगर आप जो इन्होंने 3-4 महीने तक प्रोसीडिंग्स चली और अदालत की रोज़मर्रा की ऑब्जर्वेशंस देखें और फिर जिस किस्म के सवालात उन्होंने उठाए, तो होना तो ये चाहिए था कि 4 महीने बाद तो एक फाइनल जजमेंट आ जानी चाहिए थी ना, कि जी हमने सारी चीज़ें देख ली। अगर GIT ही बननी थी तो आपको याद है कि अनवर ज़ैद जमाली साहब जब सरबराही कर रहे थे एक बेंच की, तो उन्होंने आखिर में फरीकैन से ये पूछा था कि आपको कमीशन, कि जनाब बताइए कि हम अगर कमीशन बनाना चाहते हैं आपको कबूल है कि नहीं है। तो मेरा ख्याल था कि उस वक्त उनको कमीशन बना देना चाहिए था। अदालतें फैसले पूछ के तो नहीं करती है ना, अभी इन्होंने GIT बनाई, पूछा तो नहीं है, या और इस तरह के फैसले पूछा नहीं जाता है। तो अगर तो कोई आपको ऐसा फोरम बनाना था जिसने तहकीकात करनी थी उन तमाम शहादतों की जो पेश की गई हैं दोनों तरफ से,
तो मेरा ख्याल है कि ये पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा। इतनी लंबी प्रोसीडिंग चलाने के बाद, और अब नज़र ही आ रहा था कि जब एक जज साहब कहें कि हम वो फैसला करेंगे जो 20 साल तक याद रखा जाएगा। आप कहते हैं कि इसको मजीद डिले नहीं होना चाहिए था, फिर यही इसी बेंच के मैं ये कहना चाह रहा हूँ बाकायदा वजाहत के साथ हमारा था शुरू से, जो हम पीटीआई को भी कह रहे थे, सबको कह रहे थे कि जी कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जजेस पर मुश्तमिल, जो जाकर इसकी तहकीक करे, और तहकीक करने के बाद जो फैसला आएगा उसमें गुंजाइश नहीं थी नवाज शरीफ साहब के बचने की। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गए थे आप लोग, तो हम कहते थे, अभी कहते हैं कि यही बात तो वही हुई ना, इसीलिए हम नहीं गए थे, बात ऐसा ही तो वही फैसला हुई आएगा। ना जो हम कह रहे थे कि जी तहकीकात ये नहीं कर सकते, तहकीकात करने बट सर एक बात बताएं, अभी वजीर आजम की नाअहली की जो बात की जाती है, यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में, उनके टाइम पे ही वॉज नॉट सेंट पैकिंग द सेम डे, वो भी मामला चला था, पूरी कार्रवाई चली थी, तहकीकात हुई थी, वो मामला स्पीकर के पास भी गया था, उसके बाद फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन। एक प्रोसीडिंग्स थी, इस केस में भी तो हो सकता है एक प्रोसीजर था। अगर आज ये कह देते कि वजीर आजम साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो वजीर आजम आज ही वजीर आजमशिप से खत्म नहीं होते, उसकी एक कार्रवाई होती, इलेक्शन कमीशन में जाता, असेंबली में जाता, उसके बाद जाकर चीज़ें होनी थी ना। तो वो उस पर तो हमें एतराज़ नहीं है, वो तो जो आइन के अंदर लिखा है, कानून में लिखा है, उसको फॉलो करना है हमने। लेकिन अब हुआ ये है कि इनको मजीद 60 दिन तो मिले हैं अपनी चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश करो ना। आप ये जो हैं तो कारीगर हैं बड़े, ये मतलब छोड़ेंगे तो नहीं। और दूसरा ये कि जो JIT बनाई जा रही है उसके अंदर जो अफराद शामिल हैं उसमें मेजॉरिटी ऐसे इदारों या लोगों की है जो इनके मातहत हैं। अब वजीर आजम को ये पता है, देखें एक चीज़, कोई छोटा मोटा केस नहीं है वजीर आजम का, ये एक इतना बड़ा केस है कि जिसमें उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसमें आप ये तवक्को करें कि वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वो अटेम्प्ट पूरी करेंगे कि किसी न किसी तरह से कोई मैनेज करें, कोई मैनिपुलेशन करें, वो मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये जो 60 दिन के अंदर वो क्या सबूत, वो क्या शवाहिद PMLN उस JIT के सामने रख देगी जो काबिल कबूल होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए हैं, क्या वही शवाहिद नए ढूंढने की कोशिश की जाएगी, कोई और शहजादे ढूंढे जाएंगे? बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें, डॉक्टर इकराम साहब से और फैसल वाडा साहब से जवाब लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फैसल साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। PTI भी यकीनी तौर पे सेलिब्रेट कर रही है इस डिसीजन को। ये जो PMLN का स्टैंस है और जिस तरीके से ये इसको कौम के सामने रख रहे हैं, अवामी अदालत की भी बातें होना शुरू हो गई हैं। PTI ने भी आज ये असूली फैसला किया कि अवाम की अदालत में जाएंगे और इस फैसले के जो खदोखाल हैं वो अवाम के सामने रखेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं फॉर PTI? बहुत शुक्रिया सादिया साहबा। सादिया साहबा, देखिए, जहाँ तक जजमेंट का ताल्लुक है, जहाँ से जो आज जो बड़ा डिसीजन था, उसमें सबसे पहली जो चीज़ आई है वो गॉडफादर नॉवल या मूवी का जिक्र किया गया है। गॉडफादर मूवी या नॉवल मैं अवाम को बताना चाहता हूँ, उसमें यह कि जुर्म से पैसा बनाए हुए दास्तान को अनट्रेसेबल, जिसको आप पकड़ ना सके, उस पर मुमैद है वो कहानी कि एक गॉडफादर होता है जिसके नीचे सारे लोग चोरी करते हैं और चोरी इतनी सफाई से होती है कि उसकी पकड़ नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2 ये कि JIT जो है वो क्रिमिनल्स के खिलाफ बनाई जाती है। और अब आपका मुल्क का जो सुप्रीम कमांडर है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, वो आपको मुल्जिम या मुजरिम, एक नुक्ता ऊपर है और एक नुक्ता नीचे के फ़र्क से आप कैसे उनको चलाएंगे, आपकी फौज कैसे उनको सल्यूट करेगी और उनके ऑर्डर्स लेगी, बाकी इंस्टीट्यूट कैसे ऑर्डर लेंगे, जबकि 2 सीनियर जजेस और बाकी सारे जजेस ने भी ये क्लियर कर दिया है कि आप झूठे हैं, आपका मनी ट्रेल नहीं है, आप सादिक अमीन नहीं है। और 2 के रिमार्क्स ये हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। यूनानिमस फैसला होता है हमेशा सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी सुपीरियर कोर्ट का, कभी डिवाइडेड नहीं होता, क्योंकि हॉकी मैच तो हो नहीं रहा कि 1 गोल और 2 गोल के बीच में चल रही है बात। नंबर 2 ये कि आपने फिर एक कौम को एक कोफ्त में डाल दिया। आपने ये कहा कि चोर भी हैं लेकिन आप नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बेईमान भी हैं लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप झूठे भी हैं लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप करप्ट भी हैं लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप एक तरफ से कीचड़ का जूता मार रहे हैं, एक तरफ से पहुंच भी रहे। तो शुगर कोटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है, लेकिन लफ्जों पे अगर चीनी डाल दी जाए तो लफ्जों के मायने नहीं बदलते। मायने कोर्ट ने बड़े क्लियरली कैटेगोरिकली कर दिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप JIT के अंदर रिव्यू पिटिशन का भी अब चांस है, ठीक है जी। उसके बाद जब JIT बनेगी, फॉर्म होगी, मेरे घर के मुलाजिम मेरे कैसी इंक्वायरी करेंगे,
जूनियर लेवल की जीआईटी बनेगी। जीआईटी में हमने देखा है पहले भी कि जीआईटी में नाम निकल जाते हैं, नाम आ जाते हैं, उनको लीडर बना दिया जाता है, लीडरशिप से हटा दिया जाता है। तो जीआईटीज का तो हमारे वहाँ एक ट्रेंड और प्रोसीजर हमें नजर आता है पाकिस्तान के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब जीआईटी इंप्लीमेंट होगी, उसकी कार्रवाई होगी, फिर वो ट्रायल कोर्ट में जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि मेरी औलाद और उसकी औलाद के बाद ये क्या रेफरेंस केस की तरह सुनाया जाएगा। भैया ये तो एक आदमी जिसको आपने सादिक और अमीन नहीं बताया, जो हम पीट के थक गए, चोर भी साबित हो गया, सब चीज साबित हो गई, उसके बाद भी वो अपने मनसब पे रहते हुए इंक्वायरी कैसे फेस करेगा। और मैं आपको बताऊं, कल असेंबली में जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं और जो सरदारी साहब का बयान है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं। कल मेरे ख्याल से मिठाई की जगह काले डब्बे सही है। और अभी तो ये खबरें भी आ रही हैं कि जी क्योंकि अब दोनों ने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, तो हो सकता है इस पे आप दोनों पार्टीज मिलकर कोई तहरीक चलाएं। डॉक्टर इकराम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो यहाँ पे सईद गनी साहब ने भी बात की और ये सवाल डेफिनेटली काफी जब से फैसला है हर जगह पे तमाम एनालिस्ट की तरफ से भी उठ रहा है कि फिर वो क्या वजह थी कि जीआईटी की तरफ जाना पड़ा। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस एजाज अफजल साहब के हवाले से भी, या जो उन्होंने फैसला दिया है, जो उनकी राय सामने आई है, उसमें भी कोई कम चीज़ें नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ, वजीर आजम या उनके बच्चों के हक में कुछ नहीं है। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली 3 ही जजेस बहुत सख्त बयानात दे रहे हैं वजीर आजम के खिलाफ। वो शवाहिद, वो सबूत तमाम सुप्रीम कोर्ट के सामने थे जिनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। सो क्या ज़रूरत क्या थी इस जीआईटी की? अगर थी ही तो ये पहले बना दी जाती। दरअसल वो पूरे फैसले को देखा नहीं गया, शायद मैं आने से पहले इसको 3 घंटे में पढ़ा है। तो दरअसल ये उस तरह की जीआईटी नहीं है जैसे लोग परसीव कर रहे हैं। दरअसल ये मैकेनिज़्म के ऊपर इख्तलाफ हुआ है। सारे जजेस का ख्याल यही है कि ये सारे की सारा मामला जो है ये फिशी है और इसके मामले में जो रिस्पोंडेंट थे वो अपना केस जो है वो साबित नहीं कर सके और वो अपनी इनोसेंस साबित नहीं कर सके। गो के ज़ाहिर है कि पटिशनर्स के ऊपर ये कोई ख़ास ओनस भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ख़ुद मान लिया था कि हमारी प्रॉपर्टी है। फिर वो उसके जो ज़राए थे वो कभी जद्दा पहुंचते थे और कभी कतर से लंदन पहुंचते थे। तो इसके बारे में जो स्ट्रिक्चर्स आए हैं वो बड़े सख्त हैं। दरअसल पढ़े नहीं लोगों ने, और आम तौर पर चूँकि एक फौरी इस पर बहस शुरू हो गई है तो उस कानूनी पहलू जो हैं वो नज़रअंदाज हुए हैं। ये जीआईटी वो नहीं है जो ट्रायल कोर्ट की तरफ राग़िब होगी। ये उसके लिए गाइडलाइंस इस जजमेंट के एंड के ऊपर दी गई हैं कि वो क्या करेंगे। वो करने के बाद चैम्बर में फोर्टनाइटली इसी सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे। फिर जब ये रिपोर्ट कंक्लूड होगी तो इम्प्लीमेंटेशन बेंच, जिसकी रिक्वेस्ट की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ताकि मामला लिम्बो में ना रहे और ये मामला और तवालत इख्तियार ना करे। ये पहली जजमेंट है हमारी हिस्ट्री में जहाँ एक फ़ाइनेंशियल क्राइम की ट्रेल को बड़े ध्यान से और सारे जितने भी सबूत सामने आए थे उसको गौर से देखने के बाद डॉक्टर साहब ये जो जीआईटी का मामला है, जरा मैं चाहूंगी थोड़ा इसको वजाहत से मजीद समझा दें। ये जो आप अभी बात कर रहे हैं कि वैसे तो जीआईटीज मुख्तलिफ हवालों से जो भी बनी है, हमेशा हमने यही सुना है कि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने स्पेशल इख्तियारात, अपने स्पेशल पावर्स को यूज़ करते हुए ये जीआईटी बना रही है। तो फिर आज ये जो सवाल उठ रहे हैं कि जी सरकारी एहलकार बैठे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी ये बात कर रहे थे कि चेयरमैन नैब पर ही एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट को खुद, तो फिर उनके नुमाइंदे पर कैसे एतमाद होगा जो कि इसका मेंबर होगा। ये जो सरकारी एहलकारों वाला मामला है कि वो तो सारे मातहत इदारे वज़ीर आज़म के, तो ये ज़रा इस पे एलेबरेट कीजिएगा। जी देखिए, वो ऐसे नहीं है। जब वो एक एग्जेक्टिव के नीचे काम कर रहे होते हैं वहाँ मामला मुख्तलिफ होता है। जब वो जुडिशल सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं वहाँ मामला मुख्तलिफ होता है। ये वो जीआईटी नहीं है जो एग्जेक्टिव के नीचे काम करती है और मैन्यूवरेबिलिटी होती है। ये इंडिया से उन्होंने अक्स किया है, शायद जजमेंट गौर से नहीं देखी, कि 2011 में राम जेठमलानी साहब का केस इंडिया में हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि जैसे यहाँ पाकिस्तान में मामला है वहाँ भी हुकूमत वक़्त जो थी वो जो बाहर टैक्स अवेडर्स थे उनकी खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो वो कोर्ट में गए और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम एक जीआईटी खुद बनाएंगे, वो हमें रिपोर्ट करेगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम करवाएंगे। फिर उसी के नतीजे में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से 2011 में
उनका जो था वो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ और सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। दरअसल जजमेंट पढ़े बगैर उसके ऊपर कमेंट हो रहा है। यहाँ बड़े क्लियर तरीके से 3 स्टेप हुए हैं। पहले तरीके पे जजों ने हर एक ने अपना अपना नोट अलहदा लिखा है और अपने अपने नोट में वो सारे आर्गूमेंट्स जो आए थे रिस्पोंडेंट्स की तरफ से और उनके सबूतों को डिसमेंटल किया है। यानी कि ये नतीजा पहुंचा कि वो किसी तरह से भी इस बात पे वो जो हैं वो कन्विंस नहीं है कि जो फर्स्ट फैमिली है वो अपने मामलात को ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने ला सकी है। दूसरे मरहले में 3-2 मेजॉरिटी का ये इशू हुआ है कि 2 जजेस ने डायरेक्ट नाहली की बात की है और बाकी 3 ने मैकेनिज़्म डिफरेंट इख्तियार करने की बात की है कि एक मौका और आर्टिकल 10A के मुताबिक देखते हुए, ताकि कल को ये इल्ज़ाम ना आए कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिलैटरली ये फैसला किया है। मगर उन्होंने TOR भी तय कर दिए हैं, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी तय कर दिया और उसकी सुपरविजन भी खुद करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी खुद करेंगे। अब आप जरा देखिए, ये मामला एग्जेक्टिव से निकलकर 100% जुडिशरी के हाथ में चला गया है। इतना खुश होने की लोगों को जरूरत नहीं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के विंग्स के ठीक है, यानी ये आम GIT नहीं है और ऐसा जो तासुर है कि एग्जेक्टिव के नीचे या वजीर आजम के अंडर जो मातहत उनके इदारे हैं वही उनके एहलकार बैठे हुए होंगे। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आने से पहले ये जो इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है अब वज़ीर आज़म साहब से, PTI की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, वो शॉर्ट ज़रा व्यूअर्स को भी सुना देते हैं याद दहानी के लिए। वैसे तो सबको याद ही होगा कि ब्रेक पे जाते नहीं, ब्रेक पे नहीं जाते, आपसे जवाब लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में क्या कहा करते थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। मोरालिटी की बात है ना, मैं बिल्कुल एग्री होता हूं जो मियां साहब ने इस बात पे कहा है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती, मियां साहब उसी टाइम स्टेप डाउन होते और फिर भली अपील में जाते या नहीं जाते, वो बात की बात है, मगर उसी को मानते। आज जो नहीं, इसमें देखो अपील में उन्होंने वो बात की है, अपील उन्होंने ये बात की। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती, आज सुप्रीम कोर्ट ने नाहली के लिए बने, जब एक मेजॉरिटी ने कह दिया कि नहीं GIT बने। अब देखो GIT की जो बात की गई है वो डिफरेंट, हमने कमीशन के लिए भी मने नहीं की थी, मगर GIT जो बन रही है उसमें कोई भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। उन्होंने NAB से, FI से, स्टेट बैंक से, MI ISI से बंदे पूछेंगे, वो नाम वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। उसके बाद उसको फुल इख्तियारात के तहत 10A का उन्होंने पावर यूज किया, उन्होंने 184(3) का नहीं यूज किया, 10A का यूज किया कि हम आर्टिकल 10A के तो यानी वो जो उस वक्त इस्तीफा यूसुफ रज़ा गिलानी को कहते थे देने का, वो अब इन पे लागू नहीं होता। देखिए वो उस टाइम पे आज अगर ये बयान तब मियां साहब के ऊपर लगता है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट कहती कि मियां साहब अभी स्टेप डाउन हो जाए या जब तक इंक्वायरी हो तब तक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर देखो अगर इंक्वायरी के ऊपर मियां साहब अगर इफेक्ट होते, अगर इंक्वायरी के ऊपर इफेक्ट होता तो आज जज साहिबान भी ये कहते। ये जो शवाहिद और सबूत आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे, जो उसको 5 जजेस मुस्तरद कर चुके हैं, किसी एक ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वही सबूत और शवाहिद अब GIT के सामने रखेंगे या कोई और शहजादे ढूंढेंगे? वही रखेंगे। हमें जो सईद गनी साहब ने कहा कि ये टाइम लगेगा और टाइम में मैनेज करेंगे, मैनेज करने वाले नहीं है। उसी टाइम भी जो चीजें हमारे पास हकीकत में थी वो हमने रखी, हम उसके अंदर कोई रद्दोबदल। दूसरी चीज, अगर 5 जज अगर समझते कि ये सही नहीं है और इनको 2 महीने के लिए ये इफेक्ट होंगे इसके ऊपर, तो इनको जो 2 महीने के लिए जाना चाहिए, तो डिसीजन देते, मियां साहब उसको भी कबूल करते। जब उन्होंने जरूरी नहीं समझा, उन्होंने एक टाइम दिया कि 2 महीने हम GIT को सुपरवाइज करेंगे, हम उसको करते हैं। उसके बाद जो है उस डिसीजन से इनराफ करके अपने तौर पे एक पॉलिटिकल अपनी एक स्टेटमेंट देने के लिए या पॉलिटिकल वेटेज के लिए बात करना कि मियां साहब रिजाइन करें। अच्छा, वैसे मैं समझता हूं आप एहसन इकबाल की अगर वीडियो को गलत कहते हैं तो मैं समझता हूं दोनों लीडरों को भी आपको तो आज ये तमाम चीजें जजमेंट को सामने रखते हुए आपको वाकई लगता है ये मिठाइयाँ खाने का और जश्न का माहौल PMLN के लिए बनता है? PMLN के लिए उनकी जो इस्तेदाद थी वो तो मुस्तरद हो गई है। अच्छा, जब मुस्तरद हो गई है तो मैं समझता हूं आज का दिन तो कम से कम 2 महीनों में क्या होता है वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मगर आज का दिन कम से कम सेलिब्रेट करने का बनता है, आगे का नहीं आपको पता। हमारी जीत है। ओके, एक ब्रेक ले लूं मैं, ब्रेक से
सईद गनी साहब की तरफ आएंगे और यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से उस वक्त हमेशा के लिए ना सिर्फ अदालत का बल्कि PMLN का भी, और आज जो है इस पे बात करेंगे सईद गनी साहब से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सईद गनी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से जो मशवरे शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी दिया करते थे वो भी आपके सामने, और आज वैसे कल वो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मुझे किसी फैसले का इंतज़ार नहीं है, मैं तो काम कर रहा हूँ, अपना करता रहूँगा, आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। देखें कल की बात कुछ और थी, मैं समझता हूँ कि आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। गिलानी साहब के ऊपर कोई करप्शन के एलिगेशंस नहीं थे, उनको बहरहाल हम समझते हैं कि आज भी वो गलत एक फ़ैसला था, लेकिन उस वक्त जो मयार तय किया था नवाज शरीफ साहब ने, हम आज उसकी बात करते हैं। उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनकी सफाई को अदालत ने तस्लीम नहीं किया, उनको 2 सीनियर तरीन जजेस ने कहा कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने GIT के सामने जाके अपनी सफाई पेश करनी है। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल इस वक्त। चलिए एक चीज़ तो वैसे तय हो गई कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट अबव द लॉ। मेरा ये ख्याल है कि देखिए जितनी शहादतें मौजूद हैं ना, मैं तो ये आज कह रहा हूँ कि हर शख्स को जिसको सियासत से थोड़ी सी दिलचस्पी है, हमारी जुडिशरी को, आपको, मुझे, इनको सबको पता है कि ये जो फ्लैट बनाए गए ये कैसे बनाए गए, सबको पता है। सिर्फ बात ये थी, सिर्फ इनको नहीं पता होगा, सिर्फ फ़र्क ये था कि वो अदालत के सामने जो चीज़ें गई थी क्या वो अदालत के मयार के मुताबिक शहादतें थी या नहीं थी, सिर्फ ये एक चीज़ थी। और हम ये कह रहे थे कि उसमें तहकीक की ज़रूरत है, तहकीक होगी तो पकड़े जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम जो है वो 6 महीने में कोई एफर्ट, 60 दिन में कोई कोशिश नहीं करेंगे। ये कतरी खत क्यों आ गया था और कहाँ से आ गया था? वज़ीर आज़म साहब ने, आपको याद होगा, जब असम्बली में खड़े होकर तकरीर की थी तो उन्होंने कहा था, और लिखी हुई तकरीर थी, ज़बानी नहीं थी कि वो जो मुँह में आए कह दिया, लिख के लाए थे कि हमने अपनी एक एक चीज़ जो है वो आपके सामने रख दी है। हमने एक एक चीज़, ठीक है, उसमें कहीं कतर का जिक्र नहीं था। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि किसी ने माना नहीं, जो इन्होंने सफाई पेश की, 2 ने कह दिया सादिक और अमीन नहीं है, तो आज फिर जरदारी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि इस फैसले से जमहूरियत को नुकसान हुआ है और आवाम के साथ मजाक हुआ है? ये क्यों कह रहे हैं? मैं जैसे कह रहा हूँ कि हर शख्स को पता है कि ये सारा कुछ जो नवाज शरीफ साहब का है ना मामला, ये ख़राब है। हमारे अदवार में इसकी इंक्वायरी हुई, इसके शहादतें मौजूद थी। नसीरुल्लाह बाबर साहब कम अज़ कम इतने क्रेडिबल आदमी हैं, उनके मुतल्लिक़ आप ये नहीं कह सकती कि उन्होंने किसी के साथ ज़्यादती की होगी। वो दिलेर आदमी थे, डरते किसी से नहीं थे, लेकिन ज़्यादती भी किसी से नहीं करते थे। उनके वक्त में था तो उन्होंने खुद ये कहा कि हम क्या करें, हम चीज़ें लेकर आते हैं। उस वक्त की अदालतें इनको स्टे पे स्टे दे देती थी, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होने नहीं देती थी। सारा सिस्टम एक पूरा उन्होंने बनाया हुआ था उस वक्त। सारी वो चीज़ें मौजूद हैं और ये अब आके, क्योंकि अदालतों में थोड़ी सूरत हाल तब्दील है, कुछ जजेस ठीक तरह से चीज़ें करने लगे हैं, तो अब जाके कहीं ये कुछ चीज़ें तस्लीम की गई हैं कि ये हैं। लेकिन अब भी ये जब कोशिश होगी, देख लीजिएगा, ये भले कुछ भी कहें, मैं भी इनको अच्छी तरह जानता हूँ नवाज शरीफ साहब को। अच्छा। जाहिर है कि इतनी कि आप वो कहते हैं कि वो करेंगे कुछ ना कुछ मैनेज करने की कोशिश मैं तो कहता हूँ ये कारीगर हैं, ये कारीगर हैं। GIT के सामने कोई ढूंढेंगे नहीं। अब आप सोच सकती हैं कि जी वो कतर का शहजादा एक क्या दूसरा खत भी आ गया था, खत दे देता लिख के कि जी हमारे साथ, और फिर कहता है कि मेरे बाप ने मुझे बताया था कि इस तरह की चीजें हो रही। ऐसे कभी जिंदगी की टोकरी में गया ना। आज कोशिश तो की ना, कोशिश तो की ना। ये 60 दिन में भी कोशिशें करेंगे। अच्छा। और आप देखिएगा ये बड़े बड़े तमाशे होंगे अगले 60 दिन के अंदर अंदर। ये हद इम्कान कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की, लेकिन गुजारिश इनसे इतनी है कि बिल्कुल कोशिश करें, वो इनका हक है, लेकिन कम से कम वजारत अज़मा से इसलिए भी इस्तीफा दे दें। चले छोड़ दें इस बात को कि अखलाकी वखलाकी क्या होता है, लेकिन ये मुल्क से बाहर जा सकते हैं, इस स्टिग्मा के साथ ये जा सकते हैं किसी बैरून मुल्क दौरे पर। जी, एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो GIT के सामने पेश हो रहा है, उसकी तहकीकात चल रही है। अभी आप देख लीजिएगा ना कि कल दुनिया भर के मीडिया में जो रिपोर्टिंग होगी, जी सर, अभी से हो रही है, अभी से होगी ना, कल सर पढ़ेंगे, वो क्या पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएगी? ठीक है। वज़ीर आज़म साहब ज़ाती तौर पे एक फ़र्द हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो इस वक्त बतौर वज़ीर आज़म उंगलियां उठेंगी, वो पाकिस्तान पे उंगलियां उठेंगी बैरून मुल्क। ठीक है। अच्छा, मुझे फैसल वाडा साहब एक बात बताइएगा कि ये जो इस्तीफे का मुतालबा जरदारी साहब का भी है, आप लोगों का भी है, तो इस पर क्या दोनों पार्टीज इकट्ठे होकर कोई तहरीक चलाने का इरादा रखती हैं? क्योंकि आपने भी आज वजाहत के साथ कहा है, आपकी पार्टी ने अनाउंस किया है कि अब हम ये फैसला लेकर, इसके खदोखाल लेकर अवाम की अदालत में जाएंगे। सादिया साहब, सबसे पहले तो ये कि एक चीज़ पहले आपके जवाब से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि 2 जजेस ने, सीनियर जजेस ने ये कहा है और 3 ने उनके खिलाफ
डिसीजन बदी है। एक्चुअली 3 वर्सेस 2 है। 3 जजेस ने कैटेगोरिकली क्लियरली, जिसमें 2 सीनियर जजेस हैं, 3 ने ये कहा है कि ये सादिक अमीन नहीं है, इन्होंने झूठ बोला है और इनएफिशिएंट इनके शवाहिद है, ठीक है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन में उसमें 2 ने कहा कि वो जा सकते हैं। तो 3 मेजॉरिटी का डिसीजन आ चुका है इसके ऊपर। नंबर 2 ये कि जिन इदारों का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका जनाजा निकल चुका है, उन इदारों के पास आप वापस ये GIT लेके जा रहे हैं। इस 5 इदारों में से 3 तो डायरेक्ट फेडरल के इदारे हैं, स्टेट बैंक, FIA और NAB। ये अगर आप डिसीजन को 1 मिनट के लिए सोच लें कि MI और ISI मिसाल के तौर पे ये कहती है कि ये सादिक और अमीन नहीं है, SCCP भी है, SCCP भी है। बट अभी आ गया आपके पास जवाब। बता रहे थे कि ये आम GIT नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट खुद देख रही होगी। नहीं देखिए, इकराम साहब का एहतराम है उनकी बात का, लेकिन यहाँ आम खास और काम तर्ज ज़रूरत और वक्त ज़रूरत काम होता है। आपको याद होगा सानिया बल्दिया टाउन के अंदर बहुत सारी GIT के अंदर नाम डले थे, फिर बहुत सारे नाम निकल गए। ये रीसेंट किससे हैं? और इस तरह हमारे पास बेतरतीब है, जब जरूरत होती है GIT में लोग आ जाते हैं, GIT से निकल जाते हैं। दिस रूटीन है। GIT हैज नो लीगल वैल्यू रिगार्डलेस कि वो सुप्रीम कोर्ट ने मार्क की है, आर्मी चीफ ने मार्क की है, प्राइम मिनिस्टर ने मार्क की है, उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, ठीक है जी। या तो कोई आप बिल पास करें, अमेंड करें, जिसके तहत उस लॉ को लाएं कि GIT की कोई कानूनी वैल्यू। तो कानूनी वैल्यू तो किसी सूरत में नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई पार्लियामेंट से बिल पास नहीं हुआ हुआ। तो इसमें तो रिगार्डलेस को सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्पेशल पावर्स इस्तेमाल कर रही है ना GIT बनाने के लिए, तो इसकी तो कानूनी हैसियत होगी ना। जब लॉ ही नहीं है तो स्पेशल पावर्स बगैर लॉ के आप कैसे अप्लाई करेंगे? जिस चीज का लॉ ही नहीं है, पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया, वो लॉ है ही नहीं कानून और आइन के अंदर, तो आपने अभी तो उस पर आप कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे? GIT होगी, बिल्कुल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है। मैं आपसे सवाल बहुत सिंपल कॉम के आगे रख रहा हूं। इस 5 इदारों में से 3 इदारे डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट कह रही जनाजा निकल गया है, FIA, स्टेट बैंक और NAB। तो अगर हम मान लें कि MI और ISI उनके खिलाफ भी जाती है, तब भी 3 तो मेजॉरिटी फैसला तो नवाज शरीफ साहब के साथ करेंगे। तो ये तो अजीब सा काम हो रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही। और कंसेंसस बिल्टअप हो चुका है, कौम को पता चल गया है कि ये चोर है। बट एक और चीज भी फैसल आप देखेंगे, ये जो सवाल हैं, ये जो TORs हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बना दिए। और ये सवाल इस कदर सख्त सवालात हैं कि लोग कहते हैं कि वजीर आजम साहब या उनके बच्चे जो हैं वो इससे निकल नहीं सकेंगे। GIT खुद अपनी मर्जी से सवाल नहीं कर रही होगी, वो इसी एम्बेड के अंदर रहते हुए पूछ रही होगी उनसे। सादिया साहिबा, एक आदमी अभी ये आपके काजमी साहब थे जो हज स्कैंडल में मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के गए थे, इल्जाम तो साबित नहीं हुआ ना, तो मिनिस्टर तो नहीं कहला रहे थे, जेल गए थे ना। वो इल्जाम पे जेल गए हैं, वो 3 साल के लिए जेल से वो फिर इज्जत बरी हुए हैं। तो इल्जाम पे तो आपका पोर्टफोलियो चला जाता है, इल्जाम में आप जेल में जाते हैं। अब आप कैसे एक मुल्जिम को बुलाएंगे कि हाजिर हो, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हाजिर हो या मुल्जिम नवाज शरीफ साहब हाजिर हो? लेट मी गो टू डॉक्टर इकराम। डॉक्टर साहब, मसला फिर वही आ रहा है कि GIT पे और सरकारी इदारे, सरकारी एहलकार, ये फैसल साहब जो बात कर रहे हैं आपने सुने, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी देखें, जो इसके लिए कोई अलहदा से कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि किसी भी हर अदारा जो है इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए अगर जजमेंट को हम पढ़ लें एक नज़र तो ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। उन्होंने लिखा है कि हमने ये केस 184(3) में सुना, 187 में हमने फ़ैसला किया कि हम इसको हतमी इंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका मैकेनिज़्म तय करें, और हमने JIT बनाई इस में कि हम इन एड टू सुप्रीम कोर्ट इनसे काम लें, जब वो अपना काम मुकम्मल कर लें तो हम किसी ट्रायल कोर्ट के पास नहीं भेजेंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो बेंच होगा, जिसकी मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि उन्होंने 5 जजों ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एक इम्प्लीमेंटेशन कमीशन फौरी अनाउंस कर दें ताकि ये मामला हतमी तौर पर पहुंच जाए। मैं समझ रहा हूं कि जो ये इस तरह के हमारी एप्रीहेंशंस हैं, इससे ज़रा बाहर निकल कर हमें पॉजिटिवली देखें तो ये फैसला जो है ये एक स्टेप आगे है। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, ये जो टाइम फ्रेम रखा गया है 60 रोज़ का, यानी ये बाइंडिंग है 60 रोज़ के अंदर ही, या फिर ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है टाइम JIT वाला तहकीकात के लिए? देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि वो हमारे चैम्बर में फोर्टनाइटली प्रोग्रेस देंगे, और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ख़ास तौर पर जो इंडियन नज़ीर इसमें कोट की है, जिसको मैंने ज़िक्र किया कि
वो राम जेठ मिलानी वहाँ के बड़े वेटरन पॉलिटिशियंस थे जो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इसी तरह का केस लेकर गए थे वर्सेस वो यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत मशहूर 2011 का केस है, और उसके बड़े सख्त नताइज निकले थे कि उस वक़्त की हुकूमत को मजबूर होकर उन लोगों के ख़िलाफ़, जो जाहिर है कि उनकी कुछ पार्टी के लोग भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ी थी। मैं यूँ देख रहा हूँ कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये सिर्फ नवाज़ शरीफ का नहीं होगा, बहुत सी विकटें गिरेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला एक जुडिशल परव्यू से आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक रियासती अदारों में से लोगों को कहा है कि आप बराह रास्त हमसे बात करें, हम आपकी तश्कील करेंगे, हम आपकी रिपोर्ट को फोर्टनाइटली प्रोग्रेस करेंगे। ये अगर एक भी उन्होंने इधर से उधर जाने की कोशिश की तो मुश्किल होगी। मैं एक आपको सादा मिसाल दे देता हूँ। अब कैसे बताएंगे, वो कह चुके हैं कि हमारे पास कोई और सबूत नहीं है। आपको याद होगा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप बताएं कि आपके पास कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, वहाँ उन्होंने कंसाइज स्टेटमेंट में लिख कर दे चुके हैं कि हमारे पास नहीं है, तो क्या आप आसमान से ले आएंगे? ये केस जो है वो दरअसल आसमान से सलमान अकरम राजा और मुश्किल में फंस गए हैं कि अगर जवाबात होते तो फिर यहाँ पे ये चीजें पेश कर रहे होते। ये भी याद रखिएगा कि उस वक्त तो कह दिया गया था कि इससे ज्यादा सबूत नहीं है। अब नया एविडेंस लाने का मतलब ये होगा कि एक और झूठ, जी मुकम्मल कर ले, फिर मैं इधर आती हूँ। सादिया साहिबा मुझे बताएं कि इकराम साहब ही जो बात एक और झूठ, एक और मुसीबत। जी फैसल, जब आपने खुद ही एडमिशन कर दिया है कि हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है, तो मनी ट्रेल नहीं है तो फिर अगर आज नहीं है तो कल भी नहीं होनी, 3 महीने बाद भी नहीं होनी, जेआईटी के आगे भी नहीं होनी ना, तो वो तो एडमिशन कर चुके हैं। इस प्रॉपर्टीज को डिनाई कर रही थी शरीफ फैमिली 1999 से 2017 तक, वो एडमिशन हो गई। आपने मनी ट्रेल एडमिट कर दी है, तो अब आपको सबूत क्या कहीं वीडियो बना के दे? मुझे मेरा आखिरी ये फिर ऐसे लगता है कि जैसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है क्योंकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर कोई और एमएनए एमपी होता फिर उसको फौरन ही फारिग कर चुके होते, जो फैसल ने बात की। बेनिफिट ऑफ डाउट, व्हाई नवाज शरीफ ऑलवेज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट, व्हाई? फैसल भाई, पहली चीज तो ये कि आपने कहा कि 3 जजेस ने नहीं 2 जजेस ने लिखा है। तीसरे जजेस ने जो अपनी जजमेंट भी जो लिखी है उसके अंदर भी कोई ऐसी बात नायली के हवाले से नहीं लिखी है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लें उसको। दूसरी चीज जो आपने बात की, चले इसी को मान लेते हैं, लेकिन 2 ने तो कह दिया नाहल हैं, 2 ने तो कह दिया सादिक और अमीन नहीं है, लेकिन जो बाकी 3 हैं वो मान भी नहीं रहे। आपने जो शवाहिद दिए ना, उन्होंने चलिए आपको 60 रोज और दे दिए, हक में नहीं फैसला दिया, 60 दिन और दे दिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने पूरे खानदान को पहले 5 जजों के सामने पेश किया। अब इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं, जो टीआर बनाए हैं, जो उन्होंने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के सामने दोबारा प्राइम मिनिस्टर अपने खानदान को पेश करा है। मैं समझता हूं ये भी हिस्ट्री में वो पेश जो किया है वो नहीं माने ना, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 5 जजेस ने रद्द कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स की जो इल्जाम लगाए गए और जो प्रूफ दिए गए, जो हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम मुस्तरद उन्होंने देखो मैं अगर पांचों का अगर मुस्तरद की बात होती तो फिर तो डिसीजन आ जाता ना। इन्होंने फिर कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए हम 6 बंदूक कमेटी बनाते हैं। ये कमेटी एडिशनल डायरेक्टर एफआईए जो है इसको हेड करेगा, मगर जो ऑफिसर होंगे उसको हम देखेंगे, वो हमारे पास। और उन्होंने क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, ट्यूआर्स भी दिए हैं, स्पेसिफिक सवाल दिए हैं, वो उन्होंने दिया। अब उनकी वेरिफिकेशन के बाद वो फैसला देंगे। ये तो कह रहे हैं अगर मुस्तरद हो जाते, अगर सारी चीजें मुस्तरद हो जाएंगी तो फैसला क्लियर था। सबूत कतरी खत जो है वो मुस्तरद, मनी ट्रेल आप नहीं दे सके, तो फिर फैसला क्यों नहीं आया? की मिल्कियत जो है वो साबित नहीं हो सकती। 3 जजों ने उसके देखिए, मैं तो डाउट दे दिया 60 दिन मजीद। मैं तो गुजारिश करूं आपसे, शर्जील मेमन को कोई नोटिस नहीं किया, शर्जील मेमन के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, मुल्क से बाहर था, कोई चीज़ नहीं थी, उसका नाम ईसीएल में डाल दिया गया। ठीक है जी, खुद से ही उससे जब पूछा तो फिर नैब ने उसको नोटिस भेजा कि भाई तुम्हारे खिलाफ अभी हमने इंक्वायरी करनी। अभी इंक्वायरी शुरू हुई थी। ठीक, यहाँ तो ये पता नहीं किस स्टेज पर है। अगर इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जब दूसरों के नाम ईसीएल में डाले जा सकते हैं तो इनके भी डालें। जब 2 जजेस कहते हैं ना है, ताकि पता तो चले ना, ताकि पता तो चले ना जी कि इंसाफ बराबर हो रहा सबके साथ।
बाकी लोगों के आप डालते जाएं। अगर वफाकी काबीना के मेंबर्स या इनकी फैमिली के मेंबर्स, इनके नाम नैब खुद सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट देती है कि ये मेगा करप्शन के केसेस हैं हमारे पास, उसमें इसहाक डार का भी नाम है, शहबाज शरीफ का भी नाम है, नवाज शरीफ का भी नाम है, और पता नहीं कितनों के नाम सही सही तो भाई उनके नाम क्यों नहीं डाल रहे या नहीं है? आप कहते हैं आप मेरे भाई देखो मेरी आप कहें कि शर्जील मेमन का नाम जो ये केसेस सही है गलत है? मेरी बात सुनो, मैं तो आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ ना, जब उसका नाम ईसीएल में डाला गया उसको ना नोटिस इशू हुआ है, ना इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना कोई ने कुछ नहीं किया, नाम डाल दिया। यहाँ पे तो केस भाई कौन से लेवल पे जा किस लेवल पे है, किस स्टेज पर है केस, क्यों नहीं डालते? बराबरी क्यों करें आप? वो भी सामना कर रहा है, ये भी करेगा। और मैं समझता हूँ इखलाक ये कहता है कि अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, अब कम से कम 2 महीना अभी ये नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ के जेआईटी के ऊपर अमल करें, जेआईटी के ऊपर देखें प्राइम मिनिस्टर नतीजा क्या है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे ना, मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर लेके जाए। 4-5 बार कहते थे मैं सबको कहता हूं, सादिक और अमीन मैं कहता हूं, सबको कहता हूं, अब मुल्क को ट्रैक पे लेके जाएं, पॉजिटिव ट्रैक पे लेके जाएं। साहब और डॉक्टर रमेश, बहुत शुक्रिया चारों की तशरीफ आवरी का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।